बाद में आपका स्वागत अभिनंदन है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय के बाद बातें सुनी और जो बुलडोजर न्याय एक चल पड़ा था, शब्दावली चल गई थी, जोगी जी का ब्रांड बन गया था और इतना ज़्यादा जोगी जी हमारे पॉपुलर हुए और उत्तर प्रदेश को पॉपुलर कर दिए कि और प्रदेशों में भी इनका बुलडोजर असम में पहुंच गया, मध्य प्रदेश में पहुंच गया, छत्तीसगढ़ पहुंच गया, राजस्थान पहुंच गया और एक तरीके से पूरे न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ा करके इन लोगों ने रख दिया। उसके पहले भी और जब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा संज्ञान लिया, थोड़ा सा कुछ कहने की कोशिश की, टिप्पणियां ही तो खाली सुप्रीम कोर्ट करता है और तो कुछ करता नहीं है टिप्पणियों के अलावा। और टिप्पणी जो न सुनना चाहे उसके लिए क्या हो। अब जैसे गांधी जी थे, उनका सत्याग्रह था, सत्य था, अहिंसा था, तो वो उसके लिए अनशन था, आमरण अनशन था, तो उनके लिए था जो संवेदनशील लोग थे। लेकिन जहां संवेदना ही नहीं है, उनके आगे आप कौन सी याचना करेंगे, कौन सा अनशन, कौन सा सत्याग्रह। तो उसी तरीके से ये सारी चीजें भी हुई हैं। और पुलिस प्रशासन की स्थिति यह है कि फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला तो पहले भी चल रहा था, लेकिन फिलहाल जब से सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इस पर टिप्पणी की इनके बुलडोजर पर, तो फिलहाल जोगी जी के साम्राज्य में फर्जी मुठभेड़ का सिलसिला कुछ तेजी से बढ़ा है कि अब बुलडोजर से मकान क्या गिराया जाए, आदमी को ही गिरा दो। और आदमी गिराने जिस तरीके से मकान गिराए जा रहे थे उसी तरीके से आदमी को कि अब बस हमको समझ में आ जाना चाहिए कि यह अपराध किया है तो साहब मामला निपट जाएगा उसका। और हमारे यहाँ जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें तो आप थाने पर जाइए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो आपको कुछ बहुत कहने की जरूरत नहीं है। आप बस खाली बता दीजिए कि क्या हुआ था और आप कितने रुपए की FIR आप लिखवाना चाहते हैं। आप वो फीस दीजिए, वहां रेडीमेड प्रोफार्मा है, आपके ऊपर सारी चीजें, आपका FIR आपके ऊपर फिट होकर के आपका FIR अपना हो जाएगा। और फिर जिस तरीके से उसका शुल्क है, फीस है, आप उसको अदा करते रहिए, तो उस पर एक्शन भी होता रहेगा। वही स्थिति फिलहाल हुई है। फिलहाल हम देखें इस हफ्ते में या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद देखा जाए तो फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला चल पड़ा है और सीधे पता चला कि कोई गोरक्षक है तो वो दौड़ा करके गोली मार देता है, सीधे अपना सीने पर लगा करके गोली मार देगा, क्योंकि उसको शक है कि इस पे जा रहा है तो ये मुसलमान है, ये मुसलमान ही होगा। और तेज गाड़ी भगा रहा है तो इसका मतलब है कि उसी गाड़ी में गो मांस ही होगा और तो दूसरा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अफीम में ये सारी तस्करी का तो इन लोगों ने पूरा जिम्मा ले रखा है, वहीं से अपना सब होता है। और कल अभी एक घटना हुई है, हमारे सुल्तानपुर में एक डकैती पड़ी थी। उस डकैती में जो गैंग का सरगना है, जाहिर सी बात है कि सत्ता का ही संरक्षण का आदमी होगा, तो उसको तो इन लोगों ने धीरे से उसको सरेंडर करवा दिया। जो मुख्य आरोपी है रायबरेली कोर्ट में, उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन अब पुलिस को भी कुछ काम करना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए कि जोगी की पुलिस है। तो उसने दौड़ा करके 4 लोगों को हुआ, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एक आदमी को, एक बच्चा है जिसको इन्होंने घर से उठा करके ले गए। उसके कहने वाले थे, उसके पिताजी पंजाब में ट्रक ड्राइवर है, तो वो वहां उनके साथ वो काम करता है, ट्रक ड्राइवर पे काम करता है। लेकिन जब पिताजी का हुआ तो उनका कहना था कि अब जाकर के अपनी बहन का भी एडमिशन करा दो, अपना भी एडमिशन कराओ और तुम लोग पढ़ो। तो उसने कहा नहीं, अब तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। पर ये स्थिति, और उसको उठा करके उसके घर से ले गए पूछताछ करने के लिए और फिर उसको ले जा करके कहा कि इसको पूछताछ करेंगे, 2-3 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन वापस नहीं आया। उसको वहां जाकर के सीने पे सटा के उसको गोली मार दी गई। जब हड़कंप बचा तो पता चला कि उसके ऊपर 7 केस दर्ज हो गए 24 घंटे के अंदर और 1 लाख रुपए का इनाम भी उसके ऊपर घोषित हो गया था। मैंने इनकाउंटर होने के पहले 1 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम भी घोषित था। तो ये तो है हमारी पुलिस, और ये हमारी पुलिस कहाँ तक जाएगी, ये फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला कहाँ तक जाएगा। जब तक सत्ता का संरक्षण रहता है, सत्ता के लिए आदमी उपयोगी रहता है, तब तक उसका उस तरीके से उपयोग किया जाता है। जैसे ही पता चला कि अब इसका तो दूसरे तरीके से हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है, अब इसका उपयोग यही है कि इसको यहाँ से निपटा दिया जाए, उसका भी कुछ लाभ लिया जाए। तो इस समय खास करके हम देखेंगे तो एक जाति विशेष के लोग, एक समुदाय विशेष के लोग टारगेट पर हैं और उनको जो जहां जैसे मिले उनको निपटा दो। आज हम इसी पर पुलिस मुठभेड़ों की जब हम बात करें तो 2 तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक तो पुलिस मुठभेड़ व्यापक पुलिस सुधारों से जुड़े हुए, और ये दुर्भाग्य की बात है कि 1947 के बाद जितनी सरकारें आई, किसी ने पुलिस के चरित्र में, पुलिस के कार्य पद्धति में
पुलिस जिन कानूनों के जरिए काम करती है उनमें किसी ने भी कोई बुनियादी सुधारों की बात नहीं सोची। हमेशा कॉस्मेटिक, जिसे आप सुधार भी नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत लिपापोती होती रही है। और एनकाउंटर तो लगभग मुझे याद है कि मैंने 35-37 साल जो नौकरी की, सबसे ज्यादा एनकाउंटर वीपी सिंह के जमाने में देखा। हर मुख्यमंत्री के लिए सबसे आसान ये होता है, बजाय इसके कि कोई बुनियादी सुधार करे, सबसे आसान ये है कि पुलिस को ललकारे कि पकड़ के मार दो। और दुर्भाग्य से हमारे समाज में उसको स्वीकृति भी है। जो दरोगा एनकाउंटर करता है वो लोकप्रिय भी होता है जनता के बीच में। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये सही है जो अभी राजीव कह रहे थे कि जातिगत आधार पर भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं पुलिस तंत्र में। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार प्रतापगढ़ का कप्तान हुआ 1981 के आसपास, तो मैंने देखा कि अचानक जब ये रोपनी का यानी बुआई का या जुताई का या फिर कटाई का समय होता था, तो अचानक कुछ ऐसी धाराएं थी जिन्हें प्रिवेंटिव धाराएं कहा जाता था। 109, 110, 151, इन सारी धाराओं के मुकदमे कई गुना ज्यादा बढ़ जाते थे। मैंने जब थोड़ा बहुत उसमें घुस करके समझने की कोशिश की तो पता चला कि ये सारे वो लोग थे जो बंधुआ मजदूर जैसी संस्था कानूनी तौर पे तो खत्म हो गई थी, लेकिन मौजूद थी। वो हलवाए थे, चरवाए थे, गरीब गुरबा थे। उनको पकड़ करके जो वहां का बड़ा किसान होता था वो थाने से मिल करके उनको पकड़वा देता था। फिर वो खुद ही जाता था और थाने पर या अदालत में जो खर्चा होता था वो करके उन्हें छुड़ा के लाता था। और इस तरह से वो उसके लिए बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। वो स्थिति तो खैर खत्म हुई क्योंकि धीरे धीरे लोगों का पलायन शुरू हुआ, शहरों की तरफ गए। शहरों ने उन्हें मुक्त किया एक तरह से, जो गांव का गरीब था। लेकिन अभी भी जो जातिगत दुर्भावना, अच्छा ये सारे जो आप जिनकी बात मैं कर रहा हूँ जिन्हें प्रिवेंटिव सेक्शन में पकड़ा जाता था, ये सब पिछड़ी जातियों के या दलित जातियों के लोग होते थे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी उस जमाने में, जब शुरू के सालों में मुझे याद है कि जेलों में उठाऊ पाखाना होते थे, उनको साफ करना बहुत मुश्किल था। और जाहिर है जो कैदी किसी भी जाति का कैदी हो वो एक तरह से रिवोल्ट करता था। वो जब उनको साफ करने के लिए तैयार नहीं होता था तो जबरदस्ती पकड़ करके भंगियों के झुंड जेलों में भेजे जाते थे। दफा 110 में वकील साहब यहाँ मौजूद है, वो खुद ही बताएंगे कि एक ऐसा इस तरह के सेक्शंस आईपीसी में और सीआरपीसी में हुआ करते थे जिनमें आप हिंदुस्तान में किसी आदमी को पकड़ के जेल भेज सकते थे। तो वो जाते थे और 10-15 दिन 20 दिन वो काम करते थे। फिर जेल से खबर आती थी कि साहब अब ये तो विद्रोह करने पे उतारू हो रहे हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां से खबर आती थी और फिर यहाँ से दूसरे भंगी पकड़ के भेजे जाते थे। मतलब ये बहुत एक घृणित और अमानवीय किस्म की परंपरा थी जो पुलिस में चल रही थी। और आप सुन के खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि कौन लोग इसके पीड़ित होते थे। तो ये दोनों चीजें मिल गई। मतलब एक तरह से तो जातिगत जो दुर्भावनाएं थी वो थी, और दूसरी तरफ पुलिस में व्यापक सुधार न करके शॉर्टकट की संस्कृति अपनाने की परंपरा थी कि मार दो, हाथ पैर तोड़ दो, उल्टा लटका दो। और ये किसी एक मुख्यमंत्री की बपौती नहीं है। मैंने तो कम से कम 7-8 मुख्यमंत्रियों के जमाने में काम किया और मैंने देखा कि सबके लिए यही सबसे शॉर्टकट रास्ता होता था। अभी थोड़ा सा बदलाव आया पिछले 6-7 सालों में, इसमें एक सांप्रदायिक टिंज भी आ गया है। हालांकि अगर कोई भाजपा के प्रवक्ता होंगे तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें ये जो कानपुर वाला था विकास दुबे या इस तरह के नाम गिनाए जा सकते हैं कि अपर कास्ट के लोगों का भी एनकाउंटर हुआ है, हिंदुओं का भी एनकाउंटर हुआ। लेकिन आप पाएंगे कि ज्यादातर मुसलमानों को इसका दंश झेलना पड़ा छोटे छोटे अपराधों के लिए। ये गोमांस तो खैर एक बहुत बड़ा इनकी नजर में अपराध है, लेकिन बहुत छोटे अपराधों में भी, जहां 2 बच्चे लड़ गए, जहां 2 साइकिलें लड़ गई, एक लड़का और एक लड़की अपने मर्जी से घरों से गायब हो गए, तो इनमें सबसे आसान तरीका है कि जा करके, और वो जो दोषी है वो इत्तेफाक से मुसलमान है, तो सबसे आसान तरीका कि जाके उसका घर गिरा दो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो टिप्पणियां की हैं, मैं देखे सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन से बहुत निराश हुआ, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत देर से भाई प्राइमा फेसी केसेस में, प्राइमा फेसी मामलों में
तो इससे बहुत छोटे छोटे मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हैं। ये तो बहुत बड़े मामले थे और पिछले कई सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे थे। अलग अलग हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन था, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था, मीडिया में इसकी खबरें आ रही थी, तो इसको स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत कभी महसूस नहीं की गई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट में जब रिट दाखिल हुई है तो उस पर भी वो जो ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, जो बहुत अच्छा अभी आपने कहा कि वो ऑब्जर्वेशंस के स्तर पे ही रह जाते हैं। बहुत ऐसे ऑब्जर्वेशन जो अखबारों की जीनत बने, अखबारों में सुर्खियां बने, ये कर देती है सुप्रीम, उसका भूल जाती है, फैसले में उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं होता। तो अब हमें देखना है कि जब ये आएगा फाइनल सुनवाई के लिए मामला, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कितनी गंभीरता से इस मसले को लेती, क्योंकि ये तो देखिए हमारी जो पूरी पॉलिटी है, जो पूरे का पूरा जो राजनीति है, इसमें ये सबके ये एक तरह से हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे संविधान के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इसमें सख्ती से कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया और कानून तोड़ने पर इस तरह के दंड का प्राविधान बना रहा कि जिसमें भीड़ सजा दे दे, या राज्य सारे कानून कायदे और प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाते हुए किसी को मार दे, किसी का मकान गिरा दे, तो ये बहुत चिंताजनक बात होगी। बहरहाल मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, देखना है अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फाइनल रिएक्शन होता है। जी सर,